गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा लखनऊ से आप सभी बीएलएड सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तित्व के प्रकार उपागमों की चर्चा की थी और प्रकार उपागम के अंतर्गत विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के अलग अलग आधारों पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। उन सभी की चर्चा हम लोगों ने पर्सनालिटी के टाइप अप्रोच में किया था। आज हम जो शील गुण उपागम व्यक्तित्व संबंधी है उसकी चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अंतर्गत हम आलपोर्ट द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है, जिसको कि शील गुण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। छात्रों, आलपोर्ट जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्यक्तित्व की लगभग 50 परिभाषाओं पर स्टडी करके अपनी 49 परिभाषाओं पर स्टडी करके अपनी 50वीं परिभाषा दी थी, जो व्यक्तित्व मनोविज्ञान में एक परिपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। सबसे पहले हम शील गुण उपागम कहते किसे हैं, इसको जान लेते हैं। छात्रों, शील गुण सिद्धांत के अनुसार या शील गुण उपागम के अनुसार व्यक्ति की जो संरचना होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो संरचना होती है, वह भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से ठीक वैसे ही बना होता है जैसे एक मकान की संरचना छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बनती है। शील गुण का अगर हम सामान्य अर्थ की बात करते हैं तो शील गुण का सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन। किसके आधार पर? शील गुणों के आधार पर। शील गुण, जिसको कि इंग्लिश में हम ट्रेट कह सकते हैं, शील गुण अथवा गुण, आप सामान्य भाषा में उसको गुण कह सकते हैं, ट्रेट्स कह सकते हैं। उसको मनोवैज्ञानिक भाषा में हम उसको शील गुण नाम से पुकारते हैं। शील गुण का सामान्य अर्थ जो होता है वह व्यक्ति के व्यवहारों के वर्णन करने से संबंधित होता है। हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन उसके शील गुणों के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर या व्यक्ति को सतर्कशील गुण से संबोधित करते हैं तो उसका एक अलग व्यक्तित्व हो जाएगा। किसी व्यक्ति को हम सक्रिय कहते हैं, किसी व्यक्ति को हम मंदित कहते हैं, किसी व्यक्ति को हम ईमानदार कहते हैं, किसी व्यक्ति को हम झूठ बोलने वाला कहते हैं। तो एक तरह से ये ईमानदारी, सतर्कता, सक्रियता, मंदता, ये एक तरह से ट्रेट्स हैं, यानी शील गुण हैं। और शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो भिन्न भिन्न शील गुणों द्वारा नियंत्रित होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद रहते हैं। यानी ये शील गुण प्रत्येक व्यक्तियों में मौजूद होते हैं। शील गुण सिद्धांत में निम्नलिखित मानकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहले इसमें डब्ल्यू आलपोर्ट का नाम आता है, गॉर्डन आलपोर्ट का नाम आता है। दूसरा इसमें कैटिल का नाम आता है। हमारे जो सिलेबस है, हमारा जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हम आलपोर्ट द्वारा दिए गए शील गुण सिद्धांत की केवल चर्चा करेंगे यहाँ पर। छात्रों, आलपोर्ट का जो योगदान है, आलपोर्ट का नाम शील गुण सिद्धांत के साथ मुख्य रूप से जुड़ा है। यही कारण है कि आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता है। इन्होंने शील गुणों को यानी ट्रेट्स को दो भागों में बांटा था। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर उन्होंने सबसे पहले दो शील गुण बताए। नंबर 1 सामान्य शील गुण, नंबर 2 व्यक्तिगत शील गुण। सामान्य शील गुणों की जो उन्होंने विशेषता बताई थी, सामान्य शील गुण से तात्पर्य वैसे शील गुणों से होता है जो किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। जैसे अभिवादन करने का तरीका, जैसे कहने का तात्पर्य है कि जो सामान्य शील गुणों का विकास होता है किसी भी सभ्यता और सामाजिक दबाव के कारण ऐसे शील गुण अपने आप
व्यक्ति के अंदर इस तरह के सामान्य शील गुण उत्पन्न होते हैं और ये किसी भी समाज और किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति के सभी व्यक्तियों में लगभग ये सामान्य शील गुण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत शील गुण उन्होंने बताया। व्यक्तिगत शील गुण की विशेषता ये होती है कि यह अधिक विवरणात्मक होता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत शील गुण के आधार पर ही वास्तव में हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या कर सकते हैं। सामान्य शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को उतनी अच्छी तरीके से हम व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत शील गुणों को आलपोर्ट ने 3 प्रकार में बांटा है। इसको उन्होंने व्यक्तिगत शील गुण के स्थान पर व्यक्तिगत प्रवृत्ति नाम दिया है, जिसको उन्होंने व्यक्तिगत प्रवृत्ति नाम देते हुए 3 प्रवृत्तियां बताई हैं, यानी व्यक्तिगत शील गुण को 3 प्रवृत्तियों में विभाजित किया है। नंबर 1 कार्डिनल प्रवृत्ति, इसकी विशेषता देख लेते हैं। कार्डिनल प्रवृत्ति के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं, इस तरह के जो व्यक्तिगत प्रवृत्ति जो कि व्यक्तिगत प्रवृत्ति या व्यक्तिगत शील गुण का एक प्रकार है, कार्डिनल प्रवृत्ति या कार्डिनल प्रकार। इस तरह के मतलब कि ये जो कार्डिनल प्रवृत्ति होता है, यह जिन व्यक्तियों में पाया जाता है इतना प्रबल होता है कि उसे किसी भी तरह से उस व्यक्ति में छिपाया नहीं जा सकता है। और जिस व्यक्ति के अंदर कार्डिनल प्रवृत्ति पाया जाता है, उस व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार उसी शील गुण के द्वारा प्रकट होता है और उसके प्रत्येक व्यवहार में वह शील गुण प्रकट होता है। और व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस कार्डिनल प्रवृत्ति के रूप में आसानी से की जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व था वो कार्डिनल टाइप कहा जाएगा, क्योंकि सत्य, अहिंसा, ये जो उनका कार्डिनल शील गुण था उनके अंदर, वो उनके प्रत्येक व्यवहार से परिलक्षित होता था। हिटलर का व्यक्तित्व कहा जा सकता है, तानाशाही, अधिनायकवाद, ये सारी चीज़ें उसके व्यक्तित्व के प्रत्येक व्यवहार से परिलक्षित हो सकता था। तो जो कार्डिनल टाइप की प्रवृत्ति होती है वो बहुत कम व्यक्तियों में पाई जाती है, लेकिन जिन व्यक्तियों में अगर ये पाई जाती है तो उनका प्रत्येक व्यवहार उसी शील गुण के आधार पर व्याख्यायित हो सकता है, उसी शील गुण का प्रकटीकरण उनके प्रत्येक व्यवहार में होता है। इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, जो दूसरा प्रकार इन्होंने बताया है व्यक्तिगत प्रवृत्ति के अंतर्गत, यह लगभग सभी देखी जाती है, जबकि अभी हम लोगों ने देखा कि कार्डिनल जो प्रवृत्ति होती है वह कुछ ही व्यक्तियों में, कुछ रेयर व्यक्तियों में पाई जाती है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, हिटलर हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, जिनको कि अगर हम कहते हैं कि सत्य अहिंसा तो तुरंत हमारे दिमाग में महात्मा गांधी का नाम आता है। ईमानदार अगर हम शब्द यूज करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में लाल बहादुर शास्त्री आदि का नाम आता है। जैसे ही हम तानाशाही या का नाम लेते हैं, वैसे ही हिटलर का हमारे दिमाग में आता है। तो ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व कार्डिनल प्रवृत्ति, जो कि बहुत कम इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, इस प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व पाए जाते हैं, जबकि केंद्रीय प्रवृत्ति लगभग सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, हम में, आप में, सब में पाई जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि कुछ 5-10 गुण ऐसे होते हैं जो हम में, आप में, सब में पाई जाती है और लगभग प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं 5-10 गुणों के अंदर अपना पूरा जीवन जीता है। यही 5-10 गुण या यही 5-10 ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिनके भीतर प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अधिक सक्रिय रहता है। इन गुणों को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, जैसे सामाजिकता, आत्मविश्वास। ऐसा नहीं है कि ईमानदारी, ये सारी चीज़ें हम में, आप में, सब में पाई जाती है, लेकिन वह कार्डिनल प्रवृत्ति नहीं बन पाती है, बल्कि केंद्रीय प्रवृत्ति ही रहती है। ये भी हो सकता है कि कोई शील गुण किसी व्यक्ति के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति वाला हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए कार्डिनल प्रवृत्ति वाला हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो डब्ल्यू आलपोर्ट ने तीसरा जो प्रकार बताया था इसके अंतर्गत, वह था गौण प्रवृत्ति।
गौड़ प्रवृत्ति वैसे गुणों को कहते हैं जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण होता है। यानी गौड़ प्रवृत्तियों के आधार पर, गौड़शील गुणों के आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि जैसे खाने पीने की आदत, कोई हाथ से खाता है, कोई चाकू, कांटे, चम्मच, इन सब से खाने की आदत डालता है। इसके अतिरिक्त किसी का हेयर स्टाइल और ये सारी चीज़ें व्यक्तित्व के भाग तो हैं, लेकिन ये व्यक्तित्व के गौड़ प्रवृत्ति के अंतर्गत रखे गए हैं। आलपोर्ट के द्वारा गौड़ प्रवृत्ति के अंतर्गत इसीलिए रखे गए हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की उसके हेयर स्टाइल या उसके खाने पीने की आदत आदि के द्वारा व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। यही कारण है कि व्यक्तित्व के गुण तो हैं, लेकिन ये गौड़ एक तरह से ट्रेट्स होते हैं, गौड़ प्रवृत्ति के अंतर्गत रखे गए हैं। एक व्यक्ति के लिए कोई प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकती है, वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए गौड़ हो सकती है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने डब्ल्यू आलपोर्ट द्वारा जो प्रतिपादित शील गुण उपागम की चर्चा आप सभी से हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मैं किसी नए टॉपिक के साथ पुनः रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।